ट्रंप से मिलेंगे आसिम मुनीर, 2 महीने में फिर हुआ यूएस का दौरा। ट्रंप ने अचानक घोषित किया अपना उत्तराधिकारी। बांग्लादेश में मां शेख हसीना का बदला लेगा बेटा। ईरान में फिर शुरू हो गया ऑपरेशन मौसा। हेलीकॉप्टर क्रैश में घाना के रक्षा मंत्री की हुई मौत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां पूरी दुनिया को टैरिफ युद्ध से जूझने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वहीं वे पाकिस्तान के प्रति खासा प्यार दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका जा रहे हैं। इस बार वे फ्लोरिडा के टैंपा में सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सेंटकॉम के मुख्यालय में होगा। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं और पाकिस्तान में तेल भंडार केंद्र बनाने की बात कही है। ऐसे में मुनीर का ये दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य और रणनीतिक रिश्तों को दर्शाता है। इससे पहले जून में मुनीर अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने ट्रंप के साथ 2 घंटे से ज्यादा बात की और लंच किया। खास बात ये थी कि इस बैठक में कोई पाकिस्तानी नागरिक अधिकारी मौजूद नहीं था। ट्रंप ने मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद की। जवाब में मुनीर ने कहा कि ट्रंप को परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ये दौरा भारत के लिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ता और भारत पर टैरिफ का असर दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल उठा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 6 महीने के अंदर ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन का सबसे संभावित उत्तराधिकारी बताया है। ट्रंप ने कहा कि वेंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस समय सबसे पसंदीदा हैं। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी जिक्र किया, जो भविष्य में वेंस के साथ किसी भूमिका में काम कर सकते हैं। ट्रंप ने पहले कहा था कि उत्तराधिकारी की बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन अब उन्होंने वेंस को स्पष्ट रूप से चुना है। जेडी वेंस 40 साल के हैं और पहले मरीन रह चुके हैं। वे 2023 से 2025 तक ओहायो के सीनेटर रहे और अब ट्रंप प्रशासन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रूबियो और वेंस पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर चुके हैं, लेकिन अब वे ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले 2028 के लिए किसी को समर्थन देने से मना किया था, लेकिन मई में उन्होंने वेंस और रूबियो को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था। ये पहली बार है जो ट्रंप ने वेंस को स्पष्ट रूप से अपना उत्तराधिकारी बताया है, जिससे अमेरिकी राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। वहीं बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं। ये घोषणा तब हुई है जब शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटे 1 साल बीत चुका है। इस बीच उनकी पार्टी आवामी लीग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय अब पार्टी की रणनीति में सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि भविष्य में उन्हें पार्टी की कमान मिल सकती है। अवामी लीग का दावा है कि शेख हसीना की सरकार को साजिश के तहत हटाया गया था। पार्टी इसे जनता के सामने जोर शोर से उठाना चाहती है। साथ ही उनका कहना है कि अंतरिम सरकार उन्हें और उनके सहयोगी दलों को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दे रही, इसीलिए वे ये मुद्दा उठाएंगे कि चुनाव निष्पक्ष और समावेशी नहीं है। पार्टी ये भी कह रही है कि अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर नाकाम रही है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन आवामी लीग की राह आसान नहीं है। पिछले 15 सालों में उनके फैसलों से जनता और विपक्ष दल नाराज है। तख्तापलट के बाद भी जनता में गुस्सा बाकी है। बीएनपी, जमात और एनसीपी जैसे दल भी उनके खिलाफ हैं। पार्टी के कई बड़े नेता देश छोड़कर जा चुके हैं या जेल में हैं। जो बचे हैं वे भी छिपकर काम कर रहे हैं। ऐसे में आवामी लीग के लिए वापसी मुश्किल लग रही है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में लगातार हमले कर रही है, जिससे ईरान परेशान है। हाल ही में ईरान के शिराज इलाके में मोसाद के ड्रोन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल बेस को निशाना बनाया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले इन ड्रोनों को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सका, जिससे बेस में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ। ईरान मोसाद के जासूसों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नाकाम रहा है। अब ईरान ने तालिबान से मदद मांगी है। तालिबान के पास एक लीक हुई लिस्ट है, जिसमें ब्रिटिश जासूसों और उनके साथ काम करने वाले 25,000 अफगानों के नाम हैं। ईरान इस लिस्ट के जरिए जासूसों को पकड़ना चाहता है ताकि वह मोसाद और पश्चिमी देशों के नेटवर्क को तोड़ सके, लेकिन लिस्ट में नाम कोड में है।
जिससे जासूसों को ढूंढना मुश्किल है। इसमें मोसाद के जासूसों की सीधी जानकारी नहीं है, पर ईरान को लगता है कि ब्रिटिश जासूसों के जरिए मोसाद तक पहुंचा जा सकता है। ईरान को डर है कि मोसाद के हमले उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन भी मोसाद के साथ मिलकर ईरान की जासूसी कर रहे हैं। ईरान अब तालिबान के लिस्ट से जासूसों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि इजरायल के संभावित हमलों को रोका जा सके। वहीं घाना में एक दुखद हेलीकॉप्टर हादसे में रक्षा मंत्री एडवर्ड ओआमा, पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्ताला मोहम्मद समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा बुधवार सुबह हुआ जब एक सैन्य हेलीकॉप्टर राजधानी अक्रा से ओबुआसी शहर जा रहा था। उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर का रडार से संपर्क टूट गया। कुछ देर बाद घने जंगल में जलते मलबे की तस्वीरें सामने आई। सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए इसे राष्ट्रीय त्रासदी बताया। राष्ट्रपति जॉन महामा के प्रमुख सचिव जूलियस डेव्राहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस हादसे में 3 वायुसेना कर्मियों और 5 वरिष्ठ अधिकारियों की जान गई। राष्ट्रपति ने शोक जताते हुए सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए और देश भर में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। एडवर्ड ओआमा, जो पेशे से डॉक्टर थे, जनवरी में रक्षा मंत्री बने थे। वे उत्तरी सीमा पर आतंकी खतरों से निपटने की रणनीति बना रहे थे। इब्राहिम मुर्ताला अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे थे। हेलीकॉप्टर उसी से जुड़े कार्यक्रम के लिए जा रहा था। हादसे में एनडीसी पार्टी के उपाध्यक्ष सैमुअल सारपो और पूर्व कृषि मंत्री अलहाजी मुनीरो मोहम्मद भी मारे गए। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। घाना की सेना ने बताया कि हेलीकॉप्टर Z9 था और जांच शुरू कर दी गई है। ये घाना का एक दशक में सबसे बड़ा हवाई हादसा है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।